उसमें थोड़ा बस। तो सारी चीजें क्लियर हुई थी कि बस ट्रू फॉल्स वाले में ये जो था बस इसमें ट्रू दिक्कत थी फॉल्स। ना? यस सर। इसे मैं बता दूंगा, इसकी चिंता मत करो। बस पहले हम देखते हैं जो हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स रह गए थे, टर्नरी ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, इन इंस्टेंस ऑफ टाइप ऑफ वाइड, एक्सपोनेंशियल, यूनरी और कॉन्केटेनेशन। ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, अब हम इसे देखते हैं। देखो, टर्नरी ऑपरेटर तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम इफ एल्स के बारे में समझ लोगे। बिकॉज टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, उनके ऊपर एक सिंटैक्स शुगर या फिर कह सकते हो शॉर्ट एंड सिंटैक्स, मतलब उसके सिंटैक्स को सिंपलीफाई कर देता है, छोटा कर देता है। और टर्नरी ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर के बारे में तुम जान चुके हो कि कॉमा ऑपरेटर सेपरेशन के लिए यूज होता है। मतलब एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू हेलो, ये ले लिया, एंड वेरिएबल बी इज इक्वल्स टू 23 ले लिया। ठीक है, तो अब मेरे को इन दोनों को प्रिंट करवाना है, तो एक साथ प्रिंट करवाने के लिए मैं ए कॉमा बी दे दूंगा। मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो कि ग्रुपिंग करने के लिए कह सकते हो। ठीक है, हम ग्रुपिंग करने के लिए कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसे अगर मैं रन करवाऊंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा console.log, और वो प्रिंट कर देगा ए और बी को। क्लियर? क्लियर है। यस सर। देखो यहाँ पर हेलो 23 आ रहा है, इससे हम एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में लगा देते हैं। अब हमारा इसके बाद क्या है, डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन ऑपरेटर हाँ जो सर। आएगा हमारा, इन ऑपरेटर जो आएगा जब हम फॉर लूप के साथ वर्क करेंगे तब आएगा। जब हम लूप्स के साथ वर्क करेंगे, फॉर इन लूप होता है एक, उसमें आता है। ठीक है, तो अभी आप यही समझो। इसके बाद आता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को चेक करता है। जैसे क्या किया मैंने दिया वेरिएबल abc इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ इसकी। या फिर हम इस तरीके से नहीं लेते, हम ले लेते हैं वेरिएबल str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दे देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग क्या है, ये न्यू क्या है, मैं बता दूंगा अभी। न्यू भी एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन किस तरीके का ऑब्जेक्ट है बताओ? देखो मैं बताता हूँ। न्यू क्या करता है, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना स्ट्रिंग। अब ये इसका इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। जैसे मैंने देखा कंसोल लॉग टाइप ऑफ str, ये चेक करते हैं, तो ये चेक करने पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ही आएगा। वैसे आधा तो पहले भी ऑब्जेक्ट, पर न्यू से क्या होता है कि इंस्टेंस, अब तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी। यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंस्टेंस पढ़ा है। इंस्टेंस। मतलब जैसे क्लास दिया हमने, क्लास हम डिफाइन करते थे यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जब हम क्लास डिफाइन यस करते थे सर। और उस क्लास के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बना देते, यस यस सर। सर। क्लास तो एक ब्लू प्रिंट होती थी, और यस उसके सर। कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देते हम, जैसे कि हाँ सर, वो एक तरीके से वही हो गया, एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट। हाँ एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट। देखो एक क्या है यस कि सर। जैसे हमने एक क्लास ली पर्सन नाम यस से, सर। ठीक है, उसमें उसका नेम और हाँ सर, एज, समझ गया। यस सर। और डाटा स्ट्रक्चर में है उस सर। पर्सन क्लास के बेसिस पे हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो होते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ यस पर सर। जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें इंस्टेंस क्रिएट करना होता है तो हम न्यू कीवर्ड लगा देते हैं उस ऑब्जेक्ट के आगे, या फिर, यस सर। ठीक है। यस अभी सर। अगर यस सर। मैंने इस तरीके से भी लिख दिया यस सर। न्यू, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब टाइप ऑफ एसटीआर मैंने लिख दिया है,
सॉरी, अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये जो इंस्टेंस है इससे क्या होगा, स्ट्रिंग ही तो प्रोड्यूस होगी, इस वाले से स्ट्रिंग ही तो प्रोड्यूस यस होगी। सर। तो ये चेक करेगा इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर होता है वो ये चेक करता है कि ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस है कि नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर str पास किया और अब इंस्टेंस लिया, इंस्टेंस ऑफ, तो हमें ये चेक करवाना है कि ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस है कि नहीं है। ये जो हमने स्ट्रिंग पास करता है ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है अपने आंसर जो होते हैं, अपनी जो वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। तो इंस्टेंस जस्ट ये चेक करता है, जैसे अभी हमने ये क्या बनाया था, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर बनाया था, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लिया। तो क्या है कि ये स्ट्रिंग में ही तो कन्वर्ट करेगा, तो ये एक स्ट्रिंग का ही तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। यस सर। मतलब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ये चेक करता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का इंस्टेंस है कि नहीं है। अब जैसे ये इंस्टेंस है, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है ये किसका इंस्टेंस है, इस वाले स्ट्रिंग का। आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर। आगे सर। चलो ठीक है। इसके अलावा मैं अब जैसे बूलियन ले लिया मैंने, तो बूलियन किसका इंस्टेंस होगा, बूलियन का। वैसे इसका ज्यादा कुछ काम नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो था टाइप ऑफ ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ। वॉइड ऑपरेटर होता है रिटर्न्स नथिंग। मैं देता हूँ कंसोल। वर्ड तो वैसे फंक्शन में लगता है, फंक्शन जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना होता है। रिटर्न्स नथिंग, रिटर्न वॉइड। एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड टोकन, मैंने कुछ गलत किया है। ओ, ये वॉइड ऐसे नहीं लगाएगा। एक्चुअली हम एक काम करते हैं, वॉइड एक फंक्शन के साथ लगता है। वॉइड जीरो। और इसे कंसोल करवाएं। अनडिफाइंड। ओके, देखो और अगर हम इसे भी ना लगाएं, देखो वॉइड हम उस केस में लगाते हैं जिस केस में हमें फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि कुछ कोई रिटर्न वैल्यू ही ना करे। ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। तो हम वॉइड उस केस में लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि रिटर्न हमारे पास कुछ भी ना हो, रिटर्न्स नथिंग, तब हम वॉइड का यूज करते हैं। तो वॉइड इस तरीके से लगाया जाता है। आप वॉइड में कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 0 1 दे दिया मैंने यहाँ पर, वो भी अनडिफाइंड ही आएगा। मतलब वॉइड क्या करेगा, आप जितनी भी वैल्यू दे रहे हो, आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी, अब उस एक्सप्रेशन को आप रिटर्न ही नहीं करवाना चाहते, तब आप वॉइड, मतलब रिटर्न्स हम चाहते हैं कि हमें हमारे पास वो फंक्शन कुछ रिटर्न ही ना करे, सिर्फ और सिर्फ एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो उसके लिए हम वॉइड लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यस सर। हमारे पास क्या है, यस सर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, कुछ एक्सपोनेंट पावर प्रोवाइड कर देता है। किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, मैं देखो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ किया कंसोल लॉग 2 तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 हो गया। 2 इंटू 2, अगर मैंने 3 कर दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, और इधर कर दिया 5, तो 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये होती है पावर, और ये होता है वो जिससे वो आप मतलब पावर करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 दे दिया तो 5 की पावर 5। तो एक्सपोनेंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं था, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ओके, ये इक्वलेंट किसका हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये इसका इक्वलेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट इस तरह से वर्क करता है। अब इसके बाद जो तुम्हारा ऑपरेटर आता है वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब तुमने अभी तक पढ़ा तो था, यूनरी ऑपरेटर तुम लोग बता रहे थे
यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है बताओ। सुन भी रहे हो तुम लोग कि नहीं सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। तो ये तो बता दो कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। अरे जिसमें एक सिंगल ऑपरेंड होता है वो एक यूनरी ऑपरेटर होता है। जैसे कि अभी तक हम दो ऑपरेंड ले रहे थे, एक ये रहा ऑपरेंड और एक ये रहा ऑपरेंड। अभी तक हम दो ऑपरेंड के बीच में मल्टीप्लिकेशन या जो भी करवा रहे थे, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मेरे पास 3 है और मैंने इसे लगा दिया प्लस, तो ये प्लस जो है यहाँ पर ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने करा दिया ट्रू, सेव किया, देखो 1 आ गया इससे। ठीक है, और क्या करते हैं, हम नल करा देते हैं, नल से 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये यूनरी Yes, sir. ऑपरेटर होता है जिसके लिए हमें एक सिंगल ऑपरेंड के जिसको हम एक सिंगल ऑपरेंड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हमारा आता है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स तो तुमने पढ़ा था कि हम प्री इंक्रीमेंट इस तरीके से करते थे, वो पोस्ट फिक्स में आता था। देखो पोस्ट फिक्स में क्या आता है हमारे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। मतलब ये देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाद में एक तरीके से पोस्ट मतलब बाद में, कंसोल डॉट लॉग, मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू Plus, 10, plus. x इज इक्वल टू 10 और x प्लस प्लस करा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10। ठीक है, मतलब अभी ये नहीं हुआ है, अभी मैंने कंसोल अगेन किया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी x की, 11 आई नहीं चाहिए। 11 आएगी। बिल्कुल, Yes, sir. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ और जिस वजह से क्या हुआ उसमें वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। अब मैं यहाँ Increase पर हो गई। माइनस माइनस कर दूं तब क्या हुआ, पहले की आएगी 10, दूसरे की आएगी 9। समझ में आया? नाइन। Yes, sir. यस मतलब Yes, सर। sir. जो हमने पहले प्लस प्लस किया था वो था पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये जो माइनस माइनस किया ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। उसी तरीके से होता है हमारे पास प्रीफिक्स प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स ऑपरेटर में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। मतलब ये जो माइनस माइनस या प्लस प्लस थे बाद में हट करके शुरू में लग जाएंगे। अब इसमें Yes, क्या हुआ, sir. पहले का 9 आएगा, सॉरी दूसरा दोनों का 10 सेम ही है। आंसर आएगा, 11 और 11। क्यों? क्योंकि उसमें हो रहा था इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन वो बाद में हो रहा था, पहले उसने एक्सप्रिंट करवा दिया उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद एक्सप्रिंट हो रहा है। क्लियर? और मैंने यस सर। माइनस माइनस लगाया तो वो 9 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद आता है हमारा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। कैसे करेंगे स्ट्रिंग को ज्वाइन, मैंने जैसे लिया वेरिएबल str1 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड एंड वेर str2 इज इक्वल्स टू, या फिर हेलो लिख देते हैं इधर और यहाँ पर लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखना है तो या तो मैं इस तरीके से लिख लूं, कोमा लगा के दो। 1 str2, या तो मैं इस तरीके से लिख लूं, पर इसमें तुम देख रहे हो कि स्पेस ज्यादा आ गई। Yes, sir. यस अगर सर। मैंने स्पेस दी, देखो कॉमा जहां पर भी आप लगा दोगे वहां पर ऑटोमेटिकली एक स्पेस इंसर्ट हो जाएगा आउटपुट में। और या पर इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस तरीके से किसी वेरिएबल में लिखूंगा भी, मैं अगर चाहता हूं कि इन दोनों को, पर इस तरीके से एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया ये एक ओवरऑल स्ट्रिंग नहीं है, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है और उनको मैंने प्रिंट करवा दिया। अभी अगर मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, str3 प्रिंट करवाया, सेव किया, तो तुम देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ हेलो आया मेरे पास, str2 का आउटपुट नहीं आया। क्योंकि क्या है, str3 में str1 ही असाइन हुआ, सिर्फ और सिर्फ str2 नहीं हुआ। तो इस केस में जब हमें दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके किसी वेरिएबल के थ्रू किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है,
तो हम क्या करते हैं, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगाते हैं। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लिया? यस सर। ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में काम करेगा। अगर आपने से क्या कर दिया कि 23 और 23 लगा दिया, तो ये आपके पास एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है? यस सर। आप लेकिन अगर आप जैसे लगा दे तो 23 और इस तरीके से लिख देते तो आपके पास 23 और जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। इस तरीके से कॉन्केटेनेट हो जाएगी ये भी। और अगर आपने शुरू में लगा दिया आपने 23 और आखिर में लगाया जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या वो 10 लगा दिया, तो क्या आंसर आना चाहिए? 33 आना चाहिए। 33 पक्का? 2310 क्या हुआ? कॉन्केटेनेट हो गया। अरे मैं वो सर कॉमन नहीं लग रहा। यस सर। क्लियर हुआ? पोस्ट सर। इंक्रीमेंट और ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर हो गया? यस सर। अब हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है तुम्हें पता है? इफ एल्स से ही होती हैं। हाँ, इफ एल्स यही होती हैं। ये क्यों यूज की जाती है? तो तुमने जैसे जितनी भी कि लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी सब में होगी ये। यस सर। बताओ। जैसे कि मतलब वो होते हैं लूप्स वगैरह होते हैं, तो जैसे कि लूप्स तो ये अलग इतने चीज से हो गई। बड़ा है। लूप्स तो अलग चीज हो गई। हाँ सर, जैसे कंडीशनल कि स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे ये इतने से बड़ा है तो अगर इफ लगाएंगे तो वो इतने से बड़ा होगा, ऐसे करके ही तो होता है। देखो होता है ऐसे करके ही है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवाती हैं डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे। यस सर। हम अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अपने अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है? या फिर तुम कह सकते हो कि जहां पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन का केस आ जाता है, या फिर या क्या है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग आ जाती है, कुछ डिसीजन लेना होता है, ये होगा या फिर ये होगा आउटपुट में, उस जगह हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पर सिंपल सी डेफिनेशन में कंडीशनल स्टेटमेंट की बता दूं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है? अब कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके? कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। सबसे पहली इफ स्टेटमेंट, दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड नेस्टेड, फोर्थ इफ एल्स, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। चलो इसे देखते हैं आगे। तो मैं बता रहा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हमारे पास हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ और स्विच केस। ठीक है? ये सारी यहाँ पर क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया था अभी तुम लोगों को कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती थी। अब हम देखते हैं वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो इफ स्टेटमेंट वो होती है, मैं पहले इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। इफ स्टेटमेंट, हम इफ लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद करली पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर करली ब्रेसेस लगाते हैं और इधर अपना कोड लिखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम
कंडीशन पास करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये Yes, होता है इफ स्टेटमेंट का कोड। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, मैं 1 बाय 1 समझा दूंगा सारी स्टेटमेंट को। अब जैसे क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने कंडीशन ली इफ a इज ग्रेटर देन 10, तो हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाए a इज ग्रेटर देन 20। अब क्योंकि a जो है वो 20 है और वो ऑब्वियस सी बात है 10 से बड़ा है, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 10, a इज ग्रेटर देन 20, सॉरी a इज ग्रेटर देन Yes, 20 sir. प्रिंट हो जाएगा। yes, sir. ठीक है, ये प्रिंट हो गया। Yes, sir. तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो उसी केस में वर्क करेगा जब उसके अंदर, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है, मान लो सिंपल मैं फॉल्स ही लिख देता हूं, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, मैंने यहां पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग आउटर बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, सेव कर लिया, आउटर बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में कंट्रोल वर्क करता है। कंट्रोल कैसे वर्क करता है, हमने इफ में जो कंडीशन दी तो कंट्रोल वो चेक करेगा कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर जब इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट पूरी तरीके से हो जाता है तो उसके बाहर जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस कंडीशन हो गई फॉल्स, या फिर कंडीशन हमने कोई फॉल्स दे दी, तो क्या होगा, वो कंट्रोल इफ के अंदर के कोड को स्किप कर देगा और बाहर आकर के आउटर जो बॉडी पार्ट है इफ स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। मान लो यहां पर मैंने दे दिया ट्रू, तो हमारे इफ के अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट होगा और बाहर का भी। दिख गया ए इज ग्रेटर देन 20 और आउटर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। यस सर। Yes, समझ sir. में आया तो कंट्रोल किस तरीके से वर्क करता है। यस सर। अब ये तो समझ में आता है कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रू, मतलब जो जब हम ट्रू दे देते हैं इफ स्टेटमेंट में कंडीशन, तो हमारे पास अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम मान लो कि फॉल्स दे देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगी कि कंडीशन फॉल्स हो गई है। कभी कभार क्या होता है कि आप डेटाबेस से वैल्यू फैच कर रहे होते हो, या फिर कहीं से भी वैल्यू फैच कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, ट्रू स्टेटमेंट तो पास कर देते हो। मान लो आपकी स्टेटमेंट गलती से फॉल्स हो गई, या फिर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई, तो कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है या फिर इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, गलती गलत कर दिया होगा मैंने कुछ, इस वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने कोड में कुछ गलती कर रखी है। उसके लिए हम एक पार्ट और लगाते हैं। पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि इफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास एक कोई सिंगल लाइन का कोड है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कंसोल डॉट लॉग ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ Yes, सिंगल sir. लाइन का कोड है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, ये स्टिल एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर हमारे पास कोई सिंगल लाइन है, जैसे यही है एक लाइन मेरे पास, अभी मान लो अगर मैंने कॉपी किया और इसे मल्टीपल लाइन लिख दी, सेव किया, तो यहाँ पर हमारे पास एज ग्रेटर देन 20, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप वैसे लिखोगे तो। ठीक है, तो Yes, हम sir. या तो करली ब्रेसेस के अंदर अपना इफ स्टेटमेंट का कोड लिख सकते हैं, या फिर करली ब्रेसेस के बाहर। पर एग्जीक्यूट वो तभी होगा जब इफ स्टेटमेंट के अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपके प्रोग्राम में बाई चांस कोई एरर आ गई या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस फॉल्स स्टेटमेंट को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं एल्स ब्लॉक।
उस एल्स ब्लॉक को जस्ट हम इस इफ स्टेटमेंट के नीचे लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? मैंने लिखा इफ, और इफ के बाद हमने लिखी इफ की कंडीशन, और फिर लिखते हैं एल्स, और फिर करली ब्रेसेस लगा करके एल्स स्टेटमेंट की कंडीशन या एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखना है। एल्स ब्लॉक कोई भी कंडीशन नहीं मांगता है, आपको उसे कोई भी कंडीशन नहीं देनी होती, जितनी भी कंडीशन आपको देनी है इफ स्टेटमेंट के अंदर देनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने दे दिया a इज लेस देन 20, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और मैंने क्या किया, कंसोल लॉग इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, और मैंने यहां पर कंसोल किया कंसोल लॉग एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, सेव किया। तो देखो यहां पर क्या लिखा रहा है, एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स, और फॉल्स कंडीशन जब भी हो जाती है इफ की, तो इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, तब आपका एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं इससे सही था। मान लो कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक एज से रिलेटेड ले लेता हूं। where age is equals to confirm eligible, या फिर कहते हैं you are older than 18, क्या आप 18 से ज्यादा बड़े हैं? if age is equals to true, अगर एज में जो वैल्यू आती है वो ट्रू हो जाए, console log eligible for vote, और अगर नहीं होते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट आती है, तो else console log not eligible, सेव कर लिया। इसे कैंसिल कर देते हैं। तो क्या है कि तो क्या है कि मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एक एज वेरिएबल लिया, अब उसमें कंफर्म बॉक्स कॉल करा है। तो कंफर्म बॉक्स में तुम्हें भी पता है ओके और कैंसिल दो तरीके के बटन होते हैं। ओके कर दोगे तो आपके पास ट्रू आ जाएगा रिजल्ट में, और कैंसिल कर दोगे तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दिया यू आर ओल्डर देन 18, अगर आपने ओके कर दिया तो क्या होगा, आपके पास एज में ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और मैंने यहाँ पर चेक कराइए, अगर एज ट्रू के कंपेयर में, मतलब एज की जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो क्या होगा, आप एलिजिबल फॉर वोट हो जाएगा। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों ही कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, मेरे पास आ गया यू आर ओल्डर देन 18, अगर मैंने ओके किया एलिजिबल फॉर वोट, और अगर मैंने कैंसिल किया तो नॉट एलिजिबल। समझ में आया? सर इसके अलावा हम एक काम करते हैं, हम एक इवन नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। if a modulo 2 is equals to 0, तो console log a is even, और else console log a dot। ठीक है, अभी चेक करते हैं भाई, ए इवन ही होगा। क्यों ए इवन ही होगा? क्योंकि क्या है कि जो आपने नंबर पास किया, मतलब ए को जब भी हमने ए को कौन सी वैल्यू दी, 20 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा 2 से, और हमारे पास रिमाइंडर 0 दे देगा। 0 मान लो कि अगर मैंने इधर 21 डाल दिया तो वो 2 से डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगा और ए दौड़ आ जाएगा हमारे पास। ओके,
अब मैं ऐसा प्रोग्राम चाहता हूं कि जिसमें यूजर अपने आप नंबर दे और चेक करे कि ए इवन है कि ए ऑड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स लगा देंगे, प्रॉम्प्ट, और उसमें डालेंगे एंटर नंबर टू चेक, और यहाँ पर कॉमा लगा करके डबल को दे देंगे। अभी मैंने सेव किया, अभी तुम्हारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। मान लो कि तुमने 12 दे दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 12 दे दिया और ओके किया, तुम्हारे पास आ गया ए इज इवन। ए इज इवन क्यों आया? यस सर। और दूसरी नहीं, ए इज इवन तो आ जाएगा, दोबारा से मैंने दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया 13 ए इज ऑड। अभी देखो एक चीज और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर तुम लोगों को। हम याद रखना, जब भी आप ये इस तरह के डायलॉग बॉक्स लो तो अभी आप उस तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आप हमेशा डेटा टाइप चेक कर लिया करो, आपके पास किस तरीके की वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ मेरे पास किस तरीके की वैल्यू आ रही है। टाइप ऑफ ए दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर डाला 12 यहाँ पर डाला और ओके किया, मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। क्यों स्ट्रिंग आएगी? बिकॉज यहाँ पर से जो वैल्यू जाएगी, यहाँ से यही तो वैल्यू आ रही है। यस हम सर। प्रॉम्प्ट बॉक्स में जब भी कोई भी वैल्यू देंगे वो हमेशा हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब क्योंकि क्या है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप स्ट्रिंग को इंटीजर से डिवाइड दो, लेकिन वो स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके कुछ दे दिया और ओके किया तो हमेशा एज ऑड आता रहेगा, बिकॉज क्या है, कंडीशन हो रही है फॉल्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें आगे वाली में वो बताऊंगा, एल्स इफ लगा दे, एल्स इफ ब्लॉक और लगेगा उसके लिए, उस केस में। तो क्या है कि मैंने यहाँ पर चेक किया, हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो स्ट्रिंग में आ रही थी। अब चाहो तो तुम इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे कट करेंगे और एक नंबर फंक्शन होता था हमारे पास, उसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपने दे दिया 12, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 12 दे दिया, ओके किया, तो ये नंबर आ रहा अब। ठीक है, यस सर। सर एक बार दोबारा और समझा दो। देखो इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स लिया था डायरेक्ट। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आप जो भी वैल्यू यूजर से एंटर करवाओगे और आपके पास रिटर्न आएगी, वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। जैसे मैंने कुछ भी रिटर्न करवाया, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करवाया, ओके किया, तो मेरे पास हमेशा स्ट्रिंग आएगी वो वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो एक इंटीजर से जो डिवाइड दे रहा हूं मैं, भाई उसका एक इंटीजर से तो डिवीजन करवा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसको जो मेरे पास वैल्यू आ रही है नंबर वाली, उसको मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है इसे मैं कट करूंगा और नंबर नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर जाकर के पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रिंग में तो यहां से आएगी, लेकिन नंबर क्या करेगा, उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और तुमने अभी नंबर पढ़ रखा था, मैंने 13 दिया, यहाँ पर 13 देते हैं, ओके करता हूँ नंबर। और तुमने अभी तक ये जितनी भी चीजें देखी ये तुम सारी की सारी पहले पढ़ चुके हो। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी पढ़ चुके हो तुम, नंबर फंक्शन भी पढ़ चुके हो, प्रॉम्प्ट भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया और मैंने इस तरीके से कुछ वैल्यू पास कर दी, तो इस केस में हमेशा एज ऑड आ जाएगा। बिकॉज क्या है, अगर हम इस वैल्यू को 0 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक नॉट आ नंबर आ जाएगा। मैंने वो कह दिया एज ऑड आता रहेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास अगली स्टेटमेंट आती है जिसे कहते हैं नेस्टेड इफ, नहीं इफ एल्स इफ आएगी। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ से भी वैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से इसको क्या किया, कट किया मैंने, इफ ए इज इक्वल टू एन ए एन, अगर ए एन ए एन है। यस सर। ठीक है, यस सर। एक मिनट, ये नहीं आएगी इफ के अंदर एक और इफ। वैसे इफ के अंदर एक और इफ तो लिख देंगे हम, लेकिन मैं क्या लगाऊं इसके साथ, चलो एन एन वाला बाद में देखेंगे। या फिर एक ही दे देते सिंपल, इफ ए इज ग्रेटर देन 20, ये भी दे दो। ठीक है, मैंने एक जस्ट लिया इफ के अंदर, इफ में console.log a is
ग्रेटर देन 20 और कंसोल और लॉग ए इज इवन। अभी जस्ट मैंने ये इस प्रोग्राम का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, ये जो हमने इफ के अंदर इफ लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें जस्ट ये दिखाने के लिए ये शो किया है कि हम नेस्टेड इफ के साथ भी वर्क कर सकते हैं। मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट और भी ले सकते हैं, और उसके अंदर हम जितनी चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट ले सकते हैं। मतलब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं। ऐसा हम खाली इफ के साथ नहीं कर सकते, हम एल्स ब्लॉक में भी ऐसा कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम नेस्टेड इफ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यस अगर सर। मैं यहाँ पर एक और इफ लगा दूं तो काम चल जाएगा। a इज लेस देन 20, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा console log a is less than 20 और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे a is odd। चेक करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं पहले। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर मैं 12 दे देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये चेक होगा 12 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सॉरी 12 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल। और क्या वो 20 से बड़ा है? अगर वो 20 से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो है ना ये कंट्रोल बाहर आ जाएगा। देखना एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 20 से बड़ा नहीं था, छोटा था, जिस वजह से ये इफ स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पर यस अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ, मैंने दे दिया 21, जो कि क्या है जिसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो एल्स स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा, और एल्स स्टेटमेंट में जाकर के ये चेक होगा कि जो हमारे पास नंबर लिया हमने वो 20 से बड़ा है कि छोटा है। वो 20 से छोटा है, तो छोटा है तो उस केस में, नहीं सॉरी बड़ा है, ये नंबर तो मैंने बड़ा दे रखा है, 13 लेता हूँ इधर, 13 तब सही रहेगा। हाँ अभी क्या एज ऑड आया, ये वाले तो ये वाली कंडीशन आ गई। अगेन सेव करते हैं, 13 लेते हैं, ओके किया। देखा तुमने, a इज लेस देन 20 और a इज ऑड। मैंने नंबर क्या दिया था 13। 13 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर रिटर्न करता है, नहीं करता, जिस वजह से क्या होगा कंट्रोल हमारा एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। और एल्स ब्लॉक में ये चेक होगा कि जो हमने 13 नंबर दिया है वो 20 से छोटा है कि नहीं, वो छोटा है, जिस वजह से इफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल होता है। नेस्टेड इफ को हम एक इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट किसी के भी अंदर लगा सकते हैं, जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट। तो अब इसके बाद हमारा आता है इफ एल्स इफ, ठीक है ना, इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, यहां पर इसे डिलीट कर देते हैं हम, ए इज इवन ही रखते हैं, और यहां पर भी ए इज ऑड। अब क्या है तुम्हारे पास, मान लो कि यूजर ने क्या किया, इस तरीके से कुछ एंटर कर दिया, तो ये तो एक नंबर नहीं है। अगर ये नो सर। और ये नंबर नहीं है तो यूजर को ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर नहीं है? आप एक नंबर ही एंटर करो, ठीक है। तो उसके केस में लगेगा ये एल्स इफ स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैं क्या लगाता हूं, एल्स इफ ए इज एन एन, या तो ऐसे लगा सकते हो तुम, ए इज एन एन, नहीं 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 ये तो इसमें नहीं है, ए इक्वल टू एन एन, ये ले दिया हमने। तो क्या आएगा हमारे पास, एक अलर्ट शो हो जाएगा, और अलर्ट शो होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अलर्ट तो शो हो जाएगा। हम अलर्ट तो दिखा दें, नॉट अ नंबर में दिखा देता हूँ, नॉट अ, अभी मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ भी ऐसे,
कुछ भी इस तरीके से। नंबर ए इज ऑड, मैंने कुछ गलती गड़बड़ की है क्या? मैंने एन तो दे दिया मैंने। क्या था, इस तरीके से नहीं लगाना था। देखो चलो क्या किया अभी तक मैंने एक नंबर लिया, यूजर से एंटर करवा रहा था अभी तक मैं, और यूजर से मैं कह रहा था कि आप एक नंबर एंटर करो। तो यूजर ने मान लो कोई भी नंबर एंटर किया, तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम था वो ये चेक करके दे देता था कि यूजर ने जो एंटर नंबर किया है वो इवन है कि ऑड है। इवन और ऑड के लिए हमने एक कंडीशन बनाई थी कि ए जो हमने वैल्यू दी है या यूजर जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा है वो अगर जीरो से पूरी तरीके से वो अगर 2 से डिविजिबल होने के बाद हमारे को रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रही है तो वो ए इवन नंबर होगा जो यहाँ से यूजर ने पास किया। अगर नहीं 0 रिटर्न कर रही है तो ए क्या होगा, ऑड नंबर होगा। पर हमने एक कंडीशन और देखी जिसमें मान लो यूजर ने इस तरीके की कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी जिसमें नंबर नहीं है, या फिर इस तरीके कोई वैल्यू रिटर्न कर दी जिसमें नंबर भी है और हमारे पास इस तरीके के अल्फाबेट्स भी हैं, तो ये एक इनवैलिड इनपुट था। तो हम यूजर को ये बता दें कि आपने जो एंटर किया है वो एक इनवैलिड इनपुट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के साथ तो वो कंडीशन लगा देंगे जिससे ये चेक होगा कि ए इवन है, और एल्स स्टेटमेंट के साथ वो कंडीशन लगा देंगे जिससे ये चेक होगा कि ए ऑड है। यस सर। यस सर। और ये वाली कंडीशन को अगर हमें चेक करना है तो हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक और इफ लगाने के लिए हमारे पास ये होता है कि या तो ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन आ जाती है तो मतलब मैंने एक दिया था या तो ये, ठीक है, तुम्हारी जितनी भी कंडीशन बनती जाएंगी, जितनी भी तुम्हारे पास, जैसे क्या है, ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो या फिर ये भी हो सकता है जो वो किस में आ जाता है, एल्स इफ में। समझ में आया? आप Yes, sir. इसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब इस तरीके से हो सकता है कि, या फिर इस तरीके से हो सकता है एल्स इफ, या फिर इस तरीके से हो सकता है एल्स इफ। तो एल्स इफ इसीलिए लगाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जो इफ स्टेटमेंट में नहीं आ रही है लेकिन वो कंडीशन आ सकती है, तो उसके लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर हमें मल्टीपल इफ एल्स अगर कंबाइन करनी होती है, वैसे कहा तो इसलिए ही जाता है कि अगर हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को कंबाइन करना होता है देन हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहां पर क्या किया, यूजर ने कुछ इस तरीके से एंटर कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ओके प्रेस किया तो इसके बेसिस पे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स नंबर से कन्वर्ट होकर के क्या रिटर्न आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को पूरे कंसोल में डाल देता हूं और यहाँ पर चेक करते हैं हम हमारे पास क्या आ रहा है, कंसोल लॉग ए, चेक करते हैं हमारे पास, सेव किया मैंने, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर यूजर ने ये एंटर किया, ओके किया, देखो NaN आ रहा है तुम्हारे पास। NaN क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी आप कुछ इस तरीके की वैल्यू दोगे तो नंबर फंक्शन इस अल्फाबेट्स वाली वैल्यू को NaN, मतलब ये कोई नंबर तो है नहीं, NaN में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या किया, एल्स इफ ब्लॉक में एक फंक्शन लिया इस NaN। इस NaN एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को पास कर देते हैं। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को पास करते हैं जिसमें हमें ये चेक करानी है कि इसमें अगर वैल्यू NaN आ रही है कि नहीं आ रही है।
इज NaN ये चेक कर देगा कि इसके अंदर NaN वैल्यू है कि नहीं है। तो जैसे ही यूजर इस तरह की कोई वैल्यू पास करेगा और NaN नाम से जो वैल्यू होगी वो a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, तो इज NaN वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर अलर्ट में क्या जाएगा, ये एक नंबर नहीं है, या फिर तुम दे सकते हो, यूजर को दिखा सकते हो कि आपने जो एंटर किया है वो एक इनवैलिड नंबर है। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसे। अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ इस तरीके की वैल्यू, ओके करूंगा तो क्या दे दिया NaN, और यहाँ पर नंबर तो इसकी वजह से आ रहा है टाइप ऑफ, लेकिन ये तो मैं दिख रहा हुआ है अलर्ट बॉक्स भी शो हो रहा है इनवैलिड नंबर। यस सर, क्लियर? यस सर। जहाँ तो ये एल्स इफ का एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें मैंने ये भी बताया कि हमारे पास या फिर वाली कंडीशन जहाँ पे आ सकती है, मतलब इफ के साथ तो हमने एक ही कंडीशन पास करेंगे, या फिर एंड लगा करके तुम काफी सारी कंडीशंस पास कर सकते हो, पर अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन मिल रही नहीं है तो आप एक और इफ को एल्स के साथ इस तरीके से जोड़ करके एक और कंडीशन भी पास कर सकते हो। ठीक है? यस सर। अब क्या करते हैं, हम एक और वो ले लेते हैं, जैसे कि हम अपना अगला वो लेते हैं इफ एल्स इफ हो गया। मैं तुम्हें एंड स्टेटमेंट के साथ और बता देता हूँ, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ किस तरीके से वो लगाते हैं। मैंने यहाँ से ही हटाया और हम यहाँ पर एक 200 से वैल्यू ले लेते हैं। इफ a is greater than 100 and a is divisible by 2 is equals to 0, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 100 a is हंड्रेड एंड a is even। वहीं पर अगर मैंने एल्स ब्लॉक में दे दिया तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को भी कंबाइन करके इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने किया, मैं इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन 100 एंड a इज इवन, बिकॉज यहाँ पर 200 है, 200 क्या 100 से बड़ा भी है और वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल भी हो रहा है। पर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर 201 दे दिया, ठीक है 201, और मैंने सेव किया तो क्या दे दिया इसने, a इज स्मॉलर देन 100, a जो है वो स्मॉलर देन 100 है, ये मैंने गलत लिख दिया 201 से, एल्स वाली। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एल्स इफ लगानी पड़ेगी, यस एल्स सर, इफ। ठीक है, यस सर, एल्स इफ लगानी पड़ेगी। एल्स इफ में क्या देना पड़ेगा कि अगर ये जो है वो 100 से बड़ा हो जाता है और डिविजिबल भी नहीं होता, एंड a is divisible by 2 मॉड्यूलो बाय 2 नॉट इक्वल टू 0, ये भी रिजल्ट नहीं देता है, तो क्या आ जाएगा, a is greater than 100 but a is odd। ठीक है, आ गया, a is greater than 100 and a is odd, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट से। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि कंडीशन इसमें से मैच ना हो तो अगर हमें या फिर वाली कंडीशन आ जाए या फिर इस तरीके से भी कंडीशन हो सकती है तो एल्स इफ लगा सकते हैं, या फिर तुम कह सकते हो कि एक और इफ को मेरे को इस इफ स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन करना है, देन हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो क्लियर है कंडीशनल स्टेटमेंट का कंसेप्ट तुम लोगों को? यस सर, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें फिर भी पूछ लेना। अब हम एक स्विच केस और ले लेते हैं। स्विच केस के लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल ए लिया, हम यहाँ पर पास करते हैं स्विच, और स्विच में मैं कैसे, स्विच में तुम लोगों ने वैसे जैसे सी में पढ़ा था ना स्विच केस,
पहले स्विच केस के बारे में बता तो दूं मैं। देखो स्विच केस क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह का, ठीक है ना। स्विच केस में क्या होता है कि हमें वेरिएबल को टेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब स्विच केस में क्या होता है, एक वेरिएबल को टेस्ट किया जाता है अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, या फिर कह सकते हैं हम मल्टीपल चेक्स होते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट की तरह। सर और डेज में भी तो स्विच केस लगा सकते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे तो अलग अलग स्विच केस लगा दिए। वो भी लगा सकते हो तुम, वो तो प्रोग्राम होते थे। वो तो देखो प्रोग्राम किसी भी तरीके का बन सकता है। बस यस सर। जो कंसेप्ट है वो ये है कि स्विच केस के थ्रू हम जिस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को लगाते हैं, उसी तरीके से स्विच केस में एक एक्सप्रेशन पास कर देंगे और उसे हम अलग अलग केसेस से चेक करवा सकते हैं। यस सर। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ए है 200। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे दी जैसे हम इफ में दे देते ए इज ग्रेटर देन 200, या फिर रुक जाओ, ए दे दिया हमने, स्विच ए पास किया डायरेक्ट पहले। इस तरीके से सिंटेक्स होता है। सबसे पहला केस 1 लिया हमने, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या करता हूं मैं एक कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, केस 1 में हम ले लेते हैं अलर्ट, और अलर्ट देने के बाद मैंने कुछ गड़बड़, अरे यार मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, वही मैं कहूँ कि क्या गड़बड़ आ रही है। एग्जीक्यूटेड। हम एक और केस ले लेते हैं। सेव कर लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हम मल्टीपल मल्टीपल केसेस पास कर देते हैं, जो भी हमें केस पास करना है। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पर केस 1 में मैं कोई एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो हमारा पहला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस 1 में तुम कुछ भी पास कर दो, या फिर कंसोल करा देते हैं, कंसोल लॉग, और यहाँ पर ए इज लेस देन 100 ये पास कर दिया, और यहाँ पर पास कर दिया इक्वल टू। केस 3 इज एन ए, जो भी हमने इससे पहले किया था। अब सेव किया मैंने। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आया कि अभी मैंने एक वैल्यू पास करी, केस 1 तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, कंसोल में भी नहीं चला ये। क्या रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, या तो मेरे को सिंटैक्स में कोई गलत दिख रही है मेरे को। सर ब्रेक भी लगेगा इसमें? हाँ ब्रेक? क्या, ब्रेक नहीं है, फिर भी तो एग्जीक्यूट होना चाहिए कुछ ना कुछ। 1 2 एग्जीक्यूटेड।
ये तो आ रहा है। क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? स्विच ए, ओके, यहाँ पर कंडीशन दे रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पर ये करके, एक काम करते हैं, वेरिएबल रिजल्ट ए इज ग्रेटर देन 100, इस तरीके से अब एग्जीक्यूट हो जाए, और यहाँ पर ए की जगह रिजल्ट केस 1 2 3, ओके। देखो सुनो, एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर, हमने क्या किया, हमने ए पास कर दिया था, ठीक है। यस सर, यस सर। यस तो सर। ए जो 200 है वो किसी केस से मैच हो रहा था, जो 200 है वो किसी में भी आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा, किसी भी केस में मैच हो रहा है ए इज इक्वल टू 200, बताओ मेरे को, नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पास केसेस क्या है, ए इज ग्रेटर देन 100, ए इज लेस देन 100, और इज एन ए। क्लियर? यस सर। यस तो सर। मैंने यहाँ पर क्या किया, अब एक केस बनाया ए इज ग्रेटर देन 100, तो जो केस मेरा मैच हो जाएगा स्विच के अंदर इससे, वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस 1 एग्जीक्यूटेड होगा। लेकिन स्विच केस में क्या होता है कि अगर आपका पहला सबसे पहला केस हो जाए, या दूसरा हो जाए, या तीसरा हो जाए, तो उसके नीचे के जितने भी केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पर भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी ब्रेक। सेव किया, देखना केस 1 ही आएगा। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होना खत्म हुआ, तो वहां से क्या हुआ, उसने ब्रेक कीवर्ड होता है जो कि क्या करता है, ये जो हमारा कंट्रोल है, ब्लॉक ऑफ कोड है, इससे बाहर कंट्रोल को ले आता है। तो ब्रेक ने क्या किया, जैसे ही हमारा एक केस मैच हो गया, हमारे कंट्रोल को इस ब्लॉक से बाहर ले आया। अब स्विच केस के अंदर हमारे पास एक डिफॉल्ट केस भी होता है, कि मान लो इन तीनों केसेस में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ, तो हमारे पास वो जो डिफॉल्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको डिफॉल्ट को कैसे लगाते हैं, हम डिफॉल्ट एक कीवर्ड लिखते हैं, उसके आगे कोलन, और इसमें लगा देंगे कंसोल लॉग, ठीक है। मैंने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन 100 दे दिया मैंने, ए इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू दे दिया 100। ठीक क्या, एक मिनट, मैंने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन 100 था ना, हमने ले लिया 200, सेव किया, केस को एग्जीक्यूटेड। ये क्यों एग्जीक्यूट होने लग गया अब? इस तरीके का आउटपुट क्यों आ रहा है?
चलो इसके बारे में मैं कल बताऊंगा कि एज 300 से क्यों दिक्कत आ रही है, पर अभी हम कोई ऐसा केस दे देते हैं जो कि मैच नहीं कर रहा है इन चारों केस से। जैसे मैंने ले लिया 400, तो हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज एज ग्रेटर देन वो कोई केस से मैच नहीं हो रहा 400, ना ही इस केस से हो रहा, ना ही इससे हो रहा, और ना ही इधर डिफॉल्ट में कोई मैच हो रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए ये कंट्रोल स्टेटमेंट इतना ही। अब आपकी कल की छुट्टी है, कल संडे है ना? यस सर। हाँ, तो कल की छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी। मंडे को हम लूपिंग और फंक्शन करके खत्म कर देंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। आज के क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो, ये स्विच का था, स्विच के कोई ज्यादा प्रॉब्लम मत लेना, स्विच को मैं समझा दूंगा, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो स्विच जो होती है वो बहुत ही रेयर केसेस में यूज होती है। यस सर। कब तक खत्म हो जाएगी? स्विच स्टेटमेंट बहुत ही रेयर केस में खत्म होती है। क्या खत्म हो जाएगी? जेएस हाँ सर। 1-2 दिन में और खत्म हो जाएगी बस। बस। ये एक्चुअली एडवांस पार्ट नहीं है ना इसमें, तुम्हारा एडवांस होता तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता। एडवांस जावास्क्रिप्ट में तुम्हारा वो भी आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एपीआई आती हैं, ये सारी चीजें आती है। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, वो सारी चीजें एडवांस में आ जाती है, पर उसका कोर्स लंबा होता है, काफी ज्यादा, 3-4 महीने का होता है। अच्छा सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सर। ठीक है। ठीक है। यस सर।